कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। कमोडिटी बाजार में आज के लिए कैसे संकेत हैं और यहां से आगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी बाजार में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है आपके सामने रख देते हैं। सोने चांदी की चाल अगर आप देखेंगे, सीमित मांग है वहां पर, और हम देख रहे हैं लगातार गोल्ड और सिल्वर में नए टैरिफ के असर का आकलन, जियोपॉलिटिकल रिस्क है जिसके चलते इस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं। कॉमेक्स पर सोने में 5180 के स्तर है, चांदी 1,60,300 के लेवल्स पर कामकाज करती हुई। घरेलू बाजार में इनफैक्ट सोना 1,60,300 के लेवल्स पर। अब आ जाते हैं सिल्वर के रेट्स पर। लगातार छठा साल है डेफिसिट की आशंका, वहीं चीन की तरफ से संभावित मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद भी है, जिसके चलते चांदी में तेजी। और चांदी की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं। कॉमिक्स पर करीब 1.5% की बढ़त के साथ $89 के आसपास है। घरेलू बाजार में 3,800 रुपए की बढ़त है, 2,64,600 रुपए के पास चांदी जो है वो ट्रेड करती नजर आएगी। सो गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं इस वक्त गोल्ड की अगर बात करें, एक दायरे में कामकाज है, वहीं सिल्वर में बढ़त के साथ कामकाज नजर आ रहा है। एनर्जी पैक की अगर बात करें, यानी कि नेचुरल गैस और कच्चे तेल की चाल, कच्चे तेल में पर्याप्त ग्लोबल सप्लाई, एनर्जी मार्केट की अनिश्चितताएं हैं, जिसके चलते एक मांग में सीमित ट्रेंड नजर आ रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें देखना चाहिए कि घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में कच्चे तेल में किस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ऑयल मार्केट को अगर देखेंगे, ब्रेंट क्रूड $71 के आसपास है, 7 मंथ हाई के आसपास कामकाज। यूएस ईरान टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर है। कच्चे तेल में घरेलू बाजार की अगर बात करें, लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है। WTI क्रूड जो है वो 65 से लेकर $66 के आसपास कामकाज करता हुआ। कल अमेरिका और ईरान की तीसरी वार्ता पर बाजार की नजर है। बेहद इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, इस ट्रिगर पर फोकस रखेंगे हम जरूर। जिंक एकमात्र बेस मेटल है, इसको छोड़ दीजिएगा तो हर बेस मेटल में खरीदारी का रुख नजर आ रहा है। लेड, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेंड करते हुए। सिर्फ जिंक में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे नेचुरल गैस की, सुस्त डिमांड है जिसके चलते नेचुरल गैस में नरमी का रुख अब वापस कायम होता दिख रहा है। $3 के नीचे नाइमिक्स पर नेचुरल गैस पाएंगे। घरेलू बाजार में नेचुरल गैस वायदा 1% की नरमी दिखाते हुए 260 रुपए के स्तर इस वक्त दिखा रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे थोड़ी देर में। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होंगे, कांटेक्ट कीजिए हमें। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब दे पाऊं। आइए हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। मोतीलाल ओसवाल के मानव मोदी, पैराडिम कमोडिटीज के बीरेन वकील, मेरा एसेट शेर खान के अनुज कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मानव, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर में हम विपरीत एक्शन देख रहे हैं। गोल्ड में हम देख रहे हैं सीमित मांग है, लेकिन चांदी जो है अच्छी खासी मजबूती इस वक्त दिखा रही है। दोनों ही वैसे इंडस्ट्रियल मेटल है, लेकिन गोल्ड के मुकाबले सिल्वर पर ज्यादा निर्भरता होती है। नॉट जस्ट प्रेशियस, इंडस्ट्रियल मेटल भी कहलाता है। इसी के चलते वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है वहां पर। कैसे देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट की चाल को आप? जी बिल्कुल। नमस्ते। जैसे हम आपने बात की गोल्ड और सिल्वर की, बिल्कुल सिल्वर में चाल जो है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन गोल्ड में ऐसे माहौल में जहाँ पे वोलेटिलिटी है, हर कमोडिटी में काफी ज्यादा स्विंग्स है, ऐसे समय में गोल्ड की स्टेबिलिटी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है मार्केट में कि अभी भी इस भाव पे भी गोल्ड सस्टेन बेसिस पे कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। अगर हम देखेंगे $5,000 के आसपास काफी समय तक होवर करता हुआ दिखा, $4,900 भी गया और अब वहां से एक 5,200 तक की जर्नी कवर की है। मेरे ख्याल से फिर से एक बार थोड़ी डिप्स आ सकती है, लेकिन जिस तरह के सिनेरियो की आपने शुरुआत में बात की, वो सिनेरियो अगर प्ले आउट होते हैं, जैसे यूएस ईरान के ये तीसरी बार टॉक्स है इस महीने में, ईटीएफ इन्फ्लोस कंटिन्यूस आ रहे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में सेफ हेवन बाइंग भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ इकोनॉमिक नंबर भी काफी मिक्स्ड है। अगर आप देखें, यूएस की तरफ से जीडीपी वीक है, सीपीआई डेटा वीक है। कल के सेशन में हमने ये तो कुछ नंबर्स आते हुए देखे, हाउसिंग नंबर्स में थोड़ा प्रेशर है, तो मिक्स्ड है ओवरऑल नंबर्स जो ओवरऑल कंफ्यूजन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही फैक्टर है मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए जो हर्डल आगे चलते हुए थोड़ा बन सकता है, वो है रेट कट के एक्सपेक्टेशंस कैसे चेंज होंगे या पॉज होगा, उसी के ऊपर काफी सारी चीजें आधारित होंगी। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से गोल्ड में बाइंग का ट्रेंड बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करते हुए मेरे ख्याल से गोल्ड में चलना चाहिए। 1,60,200 के आसपास गोल्ड में खरीदारी होनी चाहिए।
1,58,800 का स्टॉप रहेगा और 1,63,200 का टारगेट होना चाहिए। सिमिलरली गोल्ड सिल्वर रेशियो की भी अगर बात करें, जब आपने सिल्वर की बात की है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो काफी नीचे से अच्छा रिकवर हुआ है, 67 तक गया है, अब वापस 60 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो सिल्वर की रैली को जस्टिफाई कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये 65-60 के नीचे है, तब तक सिल्वर की रैली भी जस्टिफाई होगी, और मेरे ख्याल से सिल्वर में भी बायो डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी मेंटेन करने की राय फिलहाल गोल्ड सिल्वर पर मानव मोदी की राय आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीरेन जी, अनिरुद्ध सरकार का सवाल है, सोने में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वहीं चांदी में किन दामों पर एंट्री लेनी चाहिए? एक तो बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल पर आपकी राय, और हमारे दो व्यूवर्स के सवाल सोने और चांदी रिलेटेड हैं, इस पर आपके टेक क्या होंगे? मैं यूजुअली इंट्राडे नज़र नहीं रखता हूँ। मैं स्क्रीन पर लगातार नहीं होता हूँ, बट कल का ईरान का जो बात है और टैरिफ का जो डिसीजन आया जिसमें बुलियन को स्पेशल टैरिफ 15% से बाहर रखा गया है, तो इस भाव पे डिमांड थोड़ी कम होती दिख रही है गोल्ड में, मींस 161 के आसपास, 161 के आसपास, और कॉमेक्स में 5200 के ऊपर डिमांड थोड़ी गायब होती दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की वार्ता का नतीजा क्या आ रहा है, साथ ही साथ अब आगे जाके फेड के रेट कट पर भी नजर रहेगी, और ये जो टैरिफ रिफंड का जो इश्यू आया है या जो लीगल फ्लाइट फाइट चल रही है, तो बहुत सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है स्पेशली गोल्ड में, और ईरान फैक्टर भी अभी काफी वाइल्ड कार्ड है। जी जी, बीरेन जी शुक्रिया इनसाइट हमें बताने के लिए। एटलीस्ट एग्री के कमोडिटीज को लेकर वापस आपके पास अब लौटेंगे हम, लेकिन इस बीच बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल की चाल जो है, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं जिसके चलते निवेशक के सेंटिमेंट जो है उस पर असर पड़ता दिखा है। ट्रंप की तरफ से नई नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ लगाने पर विचार है। चीन ने गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्जिन जरूरतों को 21% से घटाकर 18% कर दिया है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने मार्जिन जरूरतों को 18% तक घटाया है। वहीं कल यूएस ईरान के बीच जो वार्ता होने वाली है, इस पर निवेशकों की नजर है। ढेर सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिस पर हमें फोकस करना होगा। और कमिंग अलोंग विद दैट टू यू अनुज जी, देखिए सवाल है व्यूवर्स के, गोल्ड सिल्वर रिलेटेड 3 महीने पहले चांदी में खरीदारी हमारे एक व्यूवर ने की है, पोजीशन होल्ड करनी है या फिर एग्जिट करना है? अनिल दुबे उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? जी, क्या लेवल्स पे एंट्री है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स के बीच में इंटरप्ले कर रहा है। जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो टैरिफ्स के ऊपर में जो इश्यूज चल रहे हैं, उसके वजह से मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी जो है उसके वजह से भी इसके अंदर एक सेफ हेवन डिमांड आ रही है। डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, जो 10 ईयर यील्ड्स है, वो भी ऑलमोस्ट एक 4% लेवल्स के आसपास में आ गए हैं। तो ये सब चीज से गोल्ड और सिल्वर दोनों को एक सपोर्ट मिल रहा है। सेकेंडली, अब यूएस ईरान के बीच में नेगोशिएशंस चालू है। कल थर्ड राउंड होने वाला है जिनेवा के अंदर में, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो ईरान के पड़ोसी देश है, वो ये ट्राई कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो जाए और कुछ वॉर नहीं हो। तो अगर वो सिचुएशन होती है तो हम देख रहे हैं कि कल भी हम देखे थे कि सिल्वर जो है कल एक शार्प सेल ऑफ आया था शाम को, ऑलमोस्ट एक 4% लोअर सर्किट हिट किया था। आज वापस एक बाउंस बैक होकर ऑलमोस्ट 3% ऊपर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। जो एक तो इसकी वजह से एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट जो इंटरप्ले कर रहा है, इसकी वजह से अभी मार्केट एक इनडिसिशन लेवल स्टेज के ऊपर में है। तो हमें ये लेवल के ऊपर में एक बार वेट एंड वॉच रखना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर में। अगर कल की जो मीटिंग है, अगर कुछ भी इसके अंदर में निष्कर्ष निकलता है, तो हम देखते हैं कि इसके एक रिस्पॉन्स सेंटिमेंट आ सकता है। उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अगर यूएस अगर अटैक करता है, भले लिमिटेड अटैक करेगा, तो फिर भी हम देखते हैं कि एक सेफ हेवन डिमांड आ सकती है। तो वो केस के अंदर में गोल्ड और सिल्वर दोनों ऊपर की तरफ को जा सकते हैं। तो राइट नाउ फॉर करंटली मैं बोलूंगा एक बार वेट एंड वॉच रखना चाहिए एक आध 2 दिन के लिए दोनों प्रेशियस मेटल्स के अंदर में। जी मानसी।
ओके, वेट एंड वॉच का नजरिया हमारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं गोल्ड सिल्वर में फिलहाल। मानव, आपसे एक सवाल होगा, सिल्वर मिनी और साथ ही गोल्ड मिनी। निरंजन शाह पूछ रहे हैं सिल्वर मिनी के लिए स्ट्रैटेजी। अखिलेश मुंबई से पूछ रहे गोल्ड मिनी के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी की अगर बात करें, बिल्कुल वहां पे हलचल काफी है। अगर हम दोनों की बात करें, जैसे हमने कहा ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन काफी ज्यादा एलिवेटेड लेवल से, जैसे कल शाम के सेशन में हमने थोड़ी सेल ऑफ बिल्कुल आती हुई देखी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आज के शाम के सेशन में भी वो हो सकता है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए। कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर भी थे जिसके थोड़े दबाव हमने आते हुए देखे। जापान की तरफ से भी थोड़े उनके प्राइम मिनिस्टर के कमेंट्स थे जिनकी वजह से ये सेल ऑफ आया। लेकिन आज के सेशन में ऐसे कोई ट्रिगर पॉइंट्स दिख नहीं रहे, अनलेस यूएस ईरान की तरफ से कोई अपडेट्स है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर मिनी 2,80,000 81,000 के आसपास चल रहा है। अगर फ्यूचर्स के हिसाब से स्टॉप लॉस ले तो 2,78,000 के ऊपर जब तक है तब तक सिल्वर मिनी में बाइंग की तरफ रह सकते हैं। ऊपर में मेरे ख्याल से 2,81,000 या 2,82,000 का कॉल बाय करके चल सकते हैं। एक बेनिफिशियल इंट्राडे स्पेसिफिक ट्रेड हो सकता है। सिमिलरली अगर गोल्ड मिनी की बात करें तो गोल्ड मिनी में 1,58,500 के आसपास हम करेंटली ट्रेड करें। मेरे ख्याल से एट द मनी या 1,000 रुपए दूर का कॉल लें, क्योंकि जब तक हम गोल्ड में 1,56,000 आज का जो लो है उसके नीचे नहीं जा पा रहे, या थोड़ा लंबा अगर सपोर्ट लेना है तो 1,55,000 इज अ मीडियम टर्म सपोर्ट। जब तक इसके नीचे हम नहीं जा रहे तब तक गोल्ड में ओवरऑल ट्रेंड जो है बाय का रहेगा मिनी के हिसाब से। ठीक है, चलिए ये राय आपको मिलती हुई। और ओवरऑल गोल्ड सिल्वर पर इस वक्त जो सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, इस पर सारे ट्रिगर पॉइंट्स भी आपके सामने हमने रखे और कोशिश की हमारे एक्सपर्ट से सवालों के जवाब भी देने की। बीरेन जी, गोल्ड सिल्वर के अलावा एनर्जी पैक रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई राय आपकी तरफ से आउटलुक बनता दिख रहा है? कच्चे तेल की चाल देखेंगे, सीमित मांग नजर आ रही है और नेचुरल गैस में बिकवाली का दबाव है। क्रूड ऑयल 6,000 के स्तर को होल्ड कर रहा है। यहाँ टेक्निकल के हिसाब से 6,220 6,250 नियर टर्म रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 5,880 5,920 है। तो बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से ये 5,950 के आसपास लॉन्ग जा सकते हैं, जिसमें 5,840 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 6,080 6,130 के बीच का लक्ष्य होना चाहिए। 1-2 दिन के लिए ये व्यू है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल बीरेन वकील की तरफ से हमें एनर्जी पैक पर मिलती हुई। इस बीच अनुज, राकेश मध्य प्रदेश से कच्चे तेल की चाल में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पूछ रहे हैं। ढेर सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल बाजार से भी काफी हद तक एनर्जी पैक ताल्लुक रखते हैं और इन सारी चीजें अमेरिका ईरान के बीच जो तीसरी वार्ता है इस पर खास नजर है जो कि कल होने जा रही है। ग्लोबल सप्लाई फिलहाल पर्याप्त है, लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखें कच्चे तेल की चाल मांग बड़ी सीमित नजर आती है। कैसे देख रहे हैं आप? लास्ट 3-4 दिन से क्रूड ऑयल जो है एक रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, 150 से 200 रुपए के लेवल्स के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। आज भी ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया है, ऊपर से वापस दबाव ही बना हुआ है। लेकिन नीचे भी आप देखेंगे थोड़ा सपोर्ट लेवल्स के आसपास में है। 5,960 5,950 का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर में 6,030 6,050 के आसपास में ऊपर में रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये एक रेंज ट्रेड में ट्रेड कर रहा है। आइदर साइड अगर ऊपर में अगर 6,050 के ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है तो एक फ्रेश तेजी आ सकती है। फिर 5,950 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमें एक फ्रेश सेल ऑफ प्रेशर दिख सकता है। ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन अच्छा ही है, सप्लाई गलत है, डिमांड का भी इतना नहीं है। तो और लेकिन जो यूएस ईरान के ऊपर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो उसका थोड़ा एक रिस्क प्रीमियम अभी भी क्रूड के अंदर में है। तो कल जो यूएस ईरान नेगोशिएशंस है उसके वजह से भी क्या निष्कर्ष निकलता है उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि क्रूड के अंदर में आपको वॉलेटिलिटी दिख सकती है इसके अंदर में। बिल्कुल, तो चलिए ये राय फिलहाल कच्चे तेल की चाल पर मिलती हुई। मानव, एक व्यूअर का सवाल नेचुरल गैस पर भी है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हर्ष पूछते हैं नेचुरल गैस में क्या बनाई जाए।
एनर्जी पैक पर, क्रूड पर भी अगर कोई आपकी स्ट्रैटेजी है तो बताएं, और साथ ही नेचुरल गैस पर भी अपनी राय दीजिएगा। जी बिल्कुल, पहले नेचुरल गैस से शुरुआत करते हैं। नेचुरल गैस में ओवरऑल ट्रेंड मान से अभी भी नीचे का ही है। अगर हम देखेंगे फंडामेंटली भी कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं दिख के आ रहे हैं। फिर से हमने न्यूयॉर्क में ब्लिजर्ड्स के न्यूज अपडेट्स देखे हैं, लेकिन अभी भी वेदर मॉडल्स में कोई चेंजेस आता हुआ नहीं दिख पा रहा है। साथ ही साथ सप्लाई अभी भी काफी एलिवेटेड है। प्रोडक्शन खराब होने की कोई संकेत अभी तक नहीं है। तो फंडामेंटली अभी भी काफी जस्टिफाइड है कि प्राइसेस प्रेशर में रहे। और मेरे ख्याल से जब तक ये वीकेंड में या फिर फ्राइडे कोई वेदर मॉडल्स में चेंज नहीं होते, डिलेड विंटर के संकेत नहीं आते, मेरे ख्याल से ठंडी के संकेत नहीं आते, तब तक मेरे ख्याल से ये प्रेशर बना हुआ रहेगा। तो नेचुरल गैस में एक बार के लिए 260 के आसपास इमीडिएट बेसिस पे बेचा जा सकता है। 266 का स्टॉप लॉस रहेगा और 250 का टारगेट लेके चल सकते हैं। थोड़ा अगर लंबे समय की बात करें तो 280 290 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ओवरऑल जब तक 310 के ऊपर नेचुरल गैस नहीं टिक रहा है, तब तक मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी, ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। कच्चे तेल में भी बाइंग का मोमेंटम बन रहा है। कच्चे तेल में 6000 के नीचे बिल्कुल जा रहा है, लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है। सिमिलरली 6130 के ऊपर भी नहीं टिक पा रहा है। तो एक 100-150 रुपए की रेंज है। अभी फिलहाल हम लोअर एंड ऑफ द रेंज पे हैं। तो 5980 से 6000 के आसपास जब आता है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 5920 5930 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6100 6120 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल मिलती हुई। अनुज, वैसे कच्चे तेल की चाल की अगर बात करें इस वक्त पूरे एनर्जी पैक में ही अगर देखा जाए, नॉट जस्ट क्रूड लेकिन नेचुरल गैस भी, क्या आपको भी लगता है कि फंडामेंटल्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसके वजह से ज्यादा ये स्तर जो है इस वक्त इस तरह की वॉलेटिलिटी नजर आ रही है? और अगर हाँ, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या थमने का नाम लेंगे? यहां से आगे किस तरह के पर्सपेक्टिव आप एनर्जी पैक के लिए देख रहे हैं? बिकॉज फंडामेंटल्स जो हैं वो इतने ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं कई हैं। जी बिल्कुल, वही आपको जो क्रूड ऑयल के लिए बोला कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है यूएस ईरान नेगोशिएशंस में, विच विल बी अ क्रूशियल पॉइंट टुमारो। क्योंकि अगर कुछ भी, अगर लिमिटेड अटैक भी होता है या अगर ईरान रिटेलिएट करता है, तो जो और कुछ भी अगर ईरान ब्लॉक करता है, तो उसकी वजह से जो सप्लाई प्रेशर जो है, जियोपॉलिटिकल जो क्रूड ऑयल सप्लाईज है, वो आपको हिट कर सकते हैं, विच विल लीड टू अ शार्प सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। लेकिन अगर कुछ भी, अगर कल टॉक्स, अगर नेगोशिएशंस अच्छे रुख पे गए, कुछ भी अगर निष्कर्ष निकलता है या फिर अगर एक्सटेंड होते हैं, नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं, तो हम देख सकते हैं वापस एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड कर सकता है। नेचुरल की बात, गैस की बात करेंगे तो अभी डिमांड वीक है। जो वेदर मॉडल्स है वो अभी भी लोअर देन, वार्मर देन नॉर्मल वेदर कंडीशंस है। जो ब्लिजर्ड आया था उसकी वजह से एक छोटा सा एक बाउंस दिखा था, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है। उसकी वजह से एक शॉर्ट लिव्ड अपसाइड आया था। ओवरऑल सेंटिमेंट्स वीक है, सप्लाई सिचुएशन भी अच्छी है। तो ऑल इन ऑल एक सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर में। ऊपर ऊपर अगर आए, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग्स है तो ऊपर सेल करके चल सकते हैं। 263 से 265 लेवल्स के आसपास सेल करके चलना चाहिए। 270 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में टारगेट 252 के रहेंगे। अगर कोई ऑप्शंस में करना चाहे तो 260 का जो पुट है वो बाय करके चल सकते हैं। नीचे में 17 रुपये 50 पैसे के आसपास में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 16 रुपए का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 20 रुपए के। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई ओवरऑल नेचुरल गैस और साथ ही कच्चे तेल की चाल पर। एनर्जी पैक की अगर बात करें तो अब आ जाते हैं मेटल्स पर। बीरेन जी, बेस मेटल की चाल को देखते हुए कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या राय या आउटलुक इस वक्त आपके तरफ से? क्योंकि जिंक एकमात्र बेस मेटल है, इसको छोड़कर हर बेस मेटल में हम देख रहे हैं आधे से 1% तक की बढ़त या एटलीस्ट मोमेंटम के साथ कामकाज देखने को मिला है। जिंक करीब 1% टूटा जरूर है। चाइना एक वीक हॉलीडे के बाद वापस बाजार में वहाँ मार्केट री ओपन हुए हैं। समर सीजन जो कहते हैं उसके चलते हुए थोड़ा फॉरवर्ड प्लानिंग, इन्वेंट्री रिबिल्ड शायद कॉपर में देखने को मिलेगा।
और थोड़ा कुछ एलएमई वेयर हाउसेस में जो कंटेंगो या ब्याज मिला है वो भी थोड़ा बढ़ रहा है। टेंटेटिवली ऐसा लग रहा है कि 1250-70 के आसपास यहाँ थोड़ा हल्का सा सेलिंग आ सकता है, स्पेशली माइनिंग से या हेजर से। ब्रॉडली स्पीकिंग फिलहाल मार्केट में बाइंग ऑन डिप्स आ रहा है, और खास करके चाइनीज मार्केट में आ रहा है। बट उसके सिवा एशियन मार्केट्स में फिलहाल डिमांड थोड़ी कम दिख रही है। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल बेस मेटल की चाल पर बीरेन जी की तरफ से हमें मिलती हुई। मानव, एक व्यूअर का सवाल है, कॉपर में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, आने वाले दिनों में भी कॉपर को लेकर क्या आउटलुक बन रहे हैं? कृष्ण दिल्ली से ये सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से कॉपर में जब तक 1180 करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं ब्रेक हो पा रहा है, तब तक वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। एंड बिल्कुल चाइना के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, कल से जैसे ही ओपन हुआ है एक अच्छी हमें वॉल्यूम्स दिख रही है। डिमांड बिल्कुल अभी भी लैकिंग है, मे बी एक वीक के डिले के बाद हमें वो डिमांड भी शायद नजर आ सकती है। जहाँ पे शंघाई की इन्वेंट्री थोड़ी कम होती हुई दिखे, वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि चाइना की डिमांड वापस से मार्केट में आ चुकी है। कॉमेक्स की इन्वेंट्री कंटिन्यूस बढ़ रही थी, वो अब उसका पेस थोड़ा कम हो गया, तो डेफिनेटली काफी सारे संकेत हैं। डॉलर इंडेक्स ऑफ रीसेंट हाइज है, तो कुछ चीजें अगर पलटती हैं तो मेरे ख्याल से ये कॉपर के लिए एक अच्छी संकेत होंगे। 1180 का इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए। अगर इंट्राडे बेट लेना है तो 1200 के आसपास कॉपर में बाइंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 1190 1185 का स्टॉप रहेगा, और 1225 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई कॉपर पर इन पर्टिकुलर और बेस मेटल की चाल पर भी एक टेक। अनुज, बेस मेटल्स पर आप क्या राय बनाकर चल रहे हैं इस वक्त? हम देख रहे हैं बेस मेटल में मोमेंटम के साथ कामकाज तो नजर आ रहा है। 189 के स्तर लेड में पाएंगे, 328 के आसपास जिंक है, 310 एल्यूमिनियम, कॉपर भी 1207 के इर्द गिर्द इस वक्त है। जी, हमने देखा कि अभी आज जिंक को छोड़ के बाकी सब बेस मेटल्स के अंदर में एक पॉजिटिव मूवमेंट था। ऑल इन ऑल सारे कमोडिटीज पैक के अंदर में, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज पैक के अंदर में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। चाइना रीओपन हुआ है आफ्टर द लूनर हॉलीडेज एक वीक के बाद में, तो उसकी वजह से भी एक बाइंग सेंटिमेंट बना है। डॉलर इंडेक्स वीक है, और कल जो यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी एक बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था, तो उसकी वजह से भी बेस मेटल्स में थोड़ा एक अपसाइड मूवमेंट मिला है, उसको एक सपोर्ट मिला है। अगर कॉपर की बात करें तो एक 4-5 दिन की कंसोलिडेशन के आसपास में ट्रेड करा था, थोड़ा एक अपसाइड मूवमेंट आया है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो एक आरएसआई एक ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास में है, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बन सकता है कॉपर के अंदर में। थोड़ा डिप्स है तो बाय करके चल सकते हैं। मार्च कॉन्ट्रैक्ट पे बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि फेब कॉन्ट्रैक्ट अभी टेंडर पीरियड में आ गया है। 1202 से 1200 के लेवल्स के आसपास बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1185 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे ऊपर में 1220 से 1225। अगर दूसरा कॉल है मेरा जिंक के अंदर में, बाय करके चल सकते हैं लो लेवल्स के आसपास में। जिंक मार्च कॉन्ट्रैक्ट 326 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 322 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे आपके 332 से 334। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इस वक्त मिल रही है ओवरऑल बेस मेटल की चाल पर। लेकिन चलिए एक और खबर आपके सामने रखनी है पल्सेस इंपोर्ट को लेकर। बीते साल 2025 में कुल दालों के इंपोर्ट में मामूली गिरावट आई है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में दालों में कुल इंपोर्ट जो है वो 4.45% घटकर 35,69,000 टन रह गया है। बीते साल यह आंकड़ा 68,75,000 टन था। सभी दालों के इंपोर्ट में उतार चढ़ाव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। पीली मटर पर लागू इंपोर्ट ड्यूटी के चलते इसके इंपोर्ट में भी गिरावट आई है। इसके उलट विदेश से चने और उड़द की आवक में भी तेजी आ गई है। आपको बता दें कि दालों के कुल इंपोर्ट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण पीली मटर ही है। दरअसल सरकार ने नवंबर 2025 में पीली मटर के इंपोर्ट पर 30% की ड्यूटी लगा दी थी, जिसके बाद जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच पीली मटर का इंपोर्ट 56% गिरकर 12,90,000 टन पर आ गया है, जो कि पिछले साल 29,39,000 टन था।
भले ही पीली मटर में कमी आई हो, लेकिन इसकी भरपाई चने ने कर दी है। जी हां, 2025 में चने की इंपोर्ट में 301% का जबरदस्त उछाल भी दर्ज किया गया है। पिछले साल जहां सिर्फ 3,94,000 टन चना इंपोर्ट हुआ था, वहीं 2025 में यह आंकड़ा 15,81,000 टन हो चुका है। और भारत को सबसे ज्यादा चना ऑस्ट्रेलिया ने बेचा है। ऑस्ट्रेलिया से 14,23,000 टन चने का आयात हुआ है। इसके बाद तंजानिया में 1,48,000 टन और म्यांमार से 3,936 टन चना मंगाया गया। वहीं देश में अंदर पैदावार कम होने के कारण दूसरी प्रमुख दालों की विदेश खरीद में भी बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए, ये एक खबर पल्सेस से रिलेटेड आपके सामने, लेकिन इसी के साथ कमोडिटी फटाफट को समेटने का समय आ चुका है। बीरेन जी, मानव जी, अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहे इत्मीनान स्वदेश के साथ। नमस्कार।